नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा रहा है जो हमारे देश में हमेशा ही संवेदनशील रहा है। क्योंकि आरक्षण का इस देश में राजनीतिकरण हुआ और इस वजह से समय समय पर इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा भी चलती रही। कभी कोर्ट में, तो कभी पार्लियामेंट पे, कभी सड़कों पर, कभी राजनीतिक पार्टियों के, तो कभी समाज के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो बात की जा रही थी लंबे समय से कि जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा है, वैसे ही एससी और एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की अवधारणा कर दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर के थोड़ी एक्टिव भी नजर आ रही है। अब इसी बात को लेकर के सरकार से पूछा गया था कि आपका क्या इस बात को लेकर के मत है। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने जवाब दे दिए हैं और कहा गया कि इसके बाद फिर से एक बार आरक्षण को लेकर के, खास करके एससी एसटी आरक्षण और उसमें क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो सकता है। दो खेमे में ये समाज, ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल सकती है। तो प्रश्न ये है कि क्या आने वाले समय में आरक्षण पर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है? क्या केंद्र सरकार के जरिए से होगा या फिर ये बाल जो कह सकते हैं बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में पड़ने वाली है? कुल मिलाकर के क्रीमी लेयर को लेकर के बातें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बात को लेकर के अपनी मंशा जताई है कि अगर किसी समाज के व्यक्ति में आर्थिक सामाजिक तौर पर उनकी बेहतर स्थिति हो जाती है तो उसी समाज के जो पिछड़े व्यक्ति हैं उन तक उसी व्यवस्था को पहुंचने दिया जाए। क्योंकि आरक्षण जो है एक अफर्मेटिव एक्शन है। इसके उद्देश्य इसमें शामिल है कि जो समाज के लोग मुख्य धारा में शामिल ना हो पाए हों, ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हों, उनको कुछ लाभ दे करके समावेशी विकास की अवधारणा को पुष्ट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के हमेशा ही पॉजिटिव नजर आई है। केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इस आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा, जो जवाब यहां पर दिया गया था। और उसके अंतर्गत कहा गया है कि ये सिर्फ जो है ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास में ये लागू रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जस्टिस बी आर गवई इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या कहते हैं कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। एससी एसटी कैटेगरी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। और ये बात जो यहाँ पर कहा गया इनके द्वारा कि केवल कुछ लोग ही इसका आनंद ले रहे हैं, दरअसल यहाँ से ये मामला क्रीमी लेयर का एससी एसटी में निकल करके सामने आया था। यानी कि क्रीमी लेयर लगाइए और जो लोग इसका लाभ ले चुके हैं उनको इससे बाहर निकाल दीजिए। अब एससी एसटी समुदाय के ही मान लेते हैं, इस लेवल तक के लोग अगर इसका लाभ ले चुके हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है, तो इनको यहाँ पर आरक्षण से निकाल करके और इससे नीचे जो लोग और एससी एसटी समुदाय के ही जो है उनको लाभ मिले, ये ज्यादा बेहतर स्थिति होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बार तर्क दिया गया था। सरकार के प्रमुख तर्क में कहा गया है कि एससी एसटी आरक्षण आर्थिक नहीं है। यानी कि कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया है वह गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। इस बात को ठीक से समझना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक आंदोलन हुआ था, सफल आंदोलन रहा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में कामयाब रहे। उसके बाद एक और मोर्चा बना, आरक्षण हटाओ अभियान कुछ ऐसे चला था। एक पार्टी बनी थी व्यवस्था और उसका अपना सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम चल भी रहा है, जिस बात को लेकर के कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था भी हटानी चाहिए, इसमें रिव्यू किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखेंगे यहाँ से सब निकल के आया है। तो उस बात को भी समझना पड़ेगा कि जो एससी एसटी का आरक्षण है दरअसल वो आर्थिक आधार पर दिया ही नहीं गया है। वह क्या है? सामाजिक और किस आधार पर? शैक्षणिक। ये दो ऐसे आधार हैं जिस पर एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था मूल संविधान से ही दिया गया था। तो सामाजिक भेदभाव का लंबे समय से ये वर्ग शिकार रहा, ऐतिहासिक अन्याय हुआ, यानी कि भेदभाव हुआ। तो ये है कि क्या कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, उसकी आमदनी अच्छी हो गई, तो क्या उससे उसका भेदभाव खत्म हो जा रहा है? क्या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई है? इसका मतलब ठोस प्रमाण नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी कहा जा रहा है कि फिर इस स्थिति में इस आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के तरफ से देखेंगे, अश्वनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट है कि एससी एसटी के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए और संविधान में एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है।
इस बात को लेकर के सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि यहां पर क्रीमी लेयर की व्यवस्था ना किया जाए। अब यहां पर क्रीमी लेयर को निश्चित तौर पर एक बहस छिड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से कुछ पीआईएल गए हैं उसके बाद ये मामला निकल कर सामने आया है। और अगर देखा जाए तो SC ST समुदाय के ही बहुत सारे लोग हैं जिसमें इस बात को मानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चे का पेरेंट्स SC ST से है, वो बच्चा भी ST ST समुदाय से है, उसके पेरेंट्स माता पिता दोनों IAS ऑफिसर हैं, तो क्या फिर भी उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या वहां क्रीमी लेयर नहीं लगा देना चाहिए? इस तरह के तमाम डिबेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आरक्षण में बदलाव की मांग क्यों की जा रही है? कहा जा रहा है कि SC ST समुदाय में कुछ परिवार काफी संपन्न हो गए हैं, तो उस परिवार को आरक्षण से बाहर रख दिया जाए और ताकि SC ST के बाकी लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। लाभ कहा गया है कि जरूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा है। जो कहा गया था कि भाई SC ST को आरक्षण इसीलिए दिया जा रहा है कि समाज से जो पिछड़ गए हैं मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे, लेकिन याचिका में इस बात को जोर दिया गया है कि संपन्न परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी SC ST आरक्षण का लाभ लेना वंचित समुदाय को और पीछे ही धकेल रहा है। किन्हीं बाहर करने की दलील कहा गया, यानी कि जिन परिवारों के सदस्य सरकारी या संवैधानिक पद पर है, सरकारी नौकरी ले लिए हैं या किसी संवैधानिक पद पर पहुंच गए हैं, इनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, SC ST वाला यहां पर कहा गया। इसके अलावा बहस जो हो रहा है उसमें कुछ पक्ष और उनके तर्क जो हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पुराना मत अगस्त 2024 का देखेंगे। इसमें कहा गया कि राज्य को SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनानी चाहिए। यह मसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के मुखर नजर आ रहा है कि SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए। सरकार को जवाब पूछा गया पीआईएल पे, सरकार ने कहा कि फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे। केंद्र सरकार का रुख अगर देखेंगे अगस्त 2024 में इसी बात को लेकर के, तो यहां पर कहा था केंद्र सरकार ने कि हम SC ST में क्रीमी लेयर लागू करना नहीं चाहते हैं। वर्तमान स्थिति 2026 का अगर देखेंगे, नई याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस दे करके जवाब मांगा है, जिसमें केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि माय लॉर्ड हम इसके पक्ष में नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारों का अब देखना है कि उनका क्या जवाब होता है। क्रीमी लेयरों से जुड़ा नियम आखिर है क्यों, क्या क्या इससे संबंधित विवाद है, समझिए। क्रीमी लेयर जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो OBC वर्ग में आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से OBC वर्ग में जो लोग संपन्न हो गए हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रावधान है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का फायदा वास्तव में जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए। 1992 में एक महत्वपूर्ण केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी, और ये मंडल आयोग जब OBC आरक्षण लागू हुआ, मंडल आयोग के बाद ये चीजें देखने को मिला, पूरे देश में काफी हंगामा पहुंचा और फिर इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का यहां पर सिद्धांत लगा दिया, जिसके अंतर्गत प्रावधान किए गए कि OBC के किन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा और किन वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद OBC के जो संपन्न वर्ग हैं और जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह में चले गए, शैक्षणिक संस्थान में, उनको आरक्षण नहीं देता है। सरकारी नौकरी में फिर आरक्षण की बात नहीं की जाती है। और SC ST के लेकर के बात करेंगे। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्रीमी लेयर का जो एक रेंज रखा गया है वो 8 लाख, यानी कि 8 लाख, इस 8 लाख से नीचे जो होंगे OBC में, इन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है। इंदिरा साहनी वाद के केस के अकॉर्डिंग देखेंगे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। और जो लोग 8 लाख से ऊपर निकल चुके हैं फिर इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं यहां पर मिलेगा, ये बात कही जा रही है, ठीक, समझ आ गया। अब SC ST को लेकर के उस समय से ही डिबेट है कि फिर इनको भी क्रीमी लेयर से बाहर कर दिया जाए, क्रीमी लेयर की व्यवस्था लगा करके, लेकिन यहां पर यह नियम फिलहाल लागू नहीं है। केंद्र सरकार नहीं लागू करना चाह रही है, अभी के आधार पर भी कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसमें सोचा जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। कुल मिलाकर के फिर आखिरी बात क्या है कि SC ST के सूची में किसी तरह का यदि बदलाव करना है तो इस बदलाव करने का अधिकार किसके और केवल किसके पास है? भारत के पार्लियामेंट के पास। तो यह देखना पड़ेगा कि आगे चल करके क्या मसला होता है। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला क्या है? केंद्र ने 4 फैसलों का हवाला दिया जो अभी जवाब दिया गया, जिसमें EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश, ये 2005 का मसला है। सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह का वर्गीकरण या बदलाव सिर्फ संसद कानून बना करके कर सकती है, अदालत या राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ये यहां पर EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश 2005 वाले मसले में था और यही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक तर्क दिया है। दूसरा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये 1992 का मसला है, वही मंडल कमीशन वाला, जिसमें यह कहा गया था कि OBC आरक्षण में ही क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू रहेगा और SC ST में क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं लागू रहेगा। तो यहां पर यह बात भी बताया
कोर्ट को मतलब केंद्र सरकार ने, और एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 का मसला, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण केस है। फैसले में क्रीमी लेयर का जिक्र हुआ था, लेकिन केंद्र के मुताबिक यह सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी था। 2006 वाला जो मसला था उसमें भी कहा गया SC ST पर इसे लागू करने का कोई आदेश नहीं था। एम नागराज बनाम भारत संघ में भी ये बात थी। इसके अलावा चौथा तर्क दिया अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, ये 2008 का मसला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में है, SC ST के लिए यह लागू नहीं होता है। तो ये चारों उदाहरण जो है अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ही इन तमाम केस पर ये सारी बातें कही है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अगर देखा जाए तो SC ST में सब क्लासिफिकेशन को लेकर के व्यवस्था किया। जिस तरह से ओबीसी में था, ऐसे ही कहा कि इसका भी उप वर्गीकरण कर देना चाहिए ताकि SC ST के जो विभिन्न जाति वर्ग के लोग हैं इनको सही से आरक्षण का लाभ मिल सके। ठीक है, SC और ST ये दोनों में किया गया। अब यहां पर अगर आरक्षण की स्थिति देखेंगे, ये राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर आपसे कहा गया है, चूंकि राज्य स्तर पर हर जगह आपको अलग अलग परिस्थिति देखने को मिलेगा। अब यहां पर जरा देखिए कि क्या क्या प्रावधान है। अगर सबसे अधिक आरक्षण की प्रावधान है तो वो ओबीसी वर्ग को दिया गया है, जो कि आपको 27% के आसपास देखने को यहां पर मिलेगा। मंडल कमीशन के बाद 90 के दशक से ये शुरू हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये जो आपको 22.5% दिख रहा है, ये 22.5% आपको SC और ST ये दोनों को मिला करके दिया गया, जिसमें अगर SC की बात किया जाए क्योंकि दोनों का है इसमें, तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो SC को जो आरक्षण दिया गया है वो 15% है। ठीक है, और जो ST को आरक्षण दिया गया है वो 7.5%। ये ध्यान रखिएगा। तो इस दोनों को मिला करके ये 22% यहां पर पूरा हो रहा है। क्लियर। अब यहां पर देखिए ये जो आपको यहां पर दिखेगा ये क्या है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है ये प्रावधान लागू किया गया। ये किस आधार पर है, ये पूरी तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण है। इसमें ध्यान रखना है, ये आरक्षण का आधार पूरी तरह से आर्थिक है और DPSP का इसमें हवाला दिया गया। यह संविधान के पार्ट 4 का हवाला आप कह सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से आर्थिक आधार है, इसमें सामाजिक शैक्षणिक वगैरह नहीं है। इसमें सामाजिक शैक्षणिक है, इसमें भी देखेंगे सामाजिक पिछड़ापन है, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया और यहाँ पर ओबीसी में और क्रीमी लेयर का प्रावधान करके 8 लाख का कैप लगा दिया गया। भाई 8 लाख से जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको आरक्षण ओबीसी में भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है फिर क्या बच जाता है, 40.5%। इंदिरा साहनी केस में यह कहा गया था कि भाई आरक्षण का जो आप कह सकते हैं स्थिति वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यह व्यवस्था किया गया था। लेकिन अगर यहां इस कंडीशन में देखेंगे, जब 10% EWS को आरक्षण मिला 2019 में, तो यह कैप टूटता हुआ नजर आया। क्योंकि अगर यहां पर अब आरक्षण को जोड़ने की कोशिश करेंगे 27%, 22%, 10%, तो तकरीबन अब यह आपको तकरीबन 59% के आसपास जाएगा। पहले ये 50% के आसपास था, तो अब ये तकरीबन 60% के आसपास आपको देखने को 59% मिलेगा। तो बाकी कितना बच गया, 40.5%। अब यहां पर एक बात समझिए, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें क्लियर की है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये 40.5% जो आरक्षण है वो जनरल वर्ग के लिए है। ध्यान रखना है, ये सामान्य सीट है। यहां पर जनरल के लिए 40.5% आरक्षण रिजर्व नहीं है। इस 40.5% में जनरल तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा ये तमाम यहां पर आ सकते हैं, ये तमाम ऐड होंगे। अगर इनका कटअप जाएगा, अगर इनकी योग्यता होता है, मेरिट होता है, तो ये सब इसमें एंट्री मारेंगे। ये भी यहां एंट्री मारेंगे, ये भी मारेंगे, ये भी आएंगे। ठीक है, तो गलती से भी ये नहीं समझना है कि 40.5% जो है जनरल के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, ये उनको रिजर्व किया गया। जनरल वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं जनरल सीट है, यानी कि कोई भी इसमें आ सकता है। ये सब अपना अपना आरक्षण का लाभ तो उठाएंगे ही और इसमें भी एंट्री मारेंगे अगर मेरिट इनके पास अच्छा हो गया है तो। क्लियर हो गया चीजें। इसीलिए इस बात को लेकर के कई बार विवाद रहता है, लेकिन पिछले समय सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को लेकर के क्लियरिटी कर दिया है कि नहीं, यहां पर आरक्षण का लाभ जो है वो बाकी लोग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस ग्राफ को, इस पूरे स्लाइड को समझ गए, अगर यहां समझ गए तो आरक्षण का खेल आप इस देश में समझ जाएंगे। क्रीमी लेयर
मतलब जो है वो आखिर इस बात को लेकर के इतना क्यों मसला चल रहा है। 1992 का जैसे हमने चर्चा किया इंद्रासानी केस, इस फैसले के बाद इसे लागू किया गया था और इसमें तय किया गया कि ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ किसे नहीं मिलना चाहिए, जिसमें मैंने आपसे पहले ही कहा कि 8 लाख रुपये जो सालाना आय कमा रहे हैं उनके बच्चों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इन्हें नहीं मिलता है ओबीसी का लाभ, किन्हें किन्हें 8 लाख रुपए से अधिक आय सालाना होने पर, माता पिता के ग्रुप ए के सरकारी अधिकारी होने पर, माता पिता या दोनों ग्रुप बी में सरकारी अधिकारी हों, माता पिता 40 वर्ष की उम्र से पहले ग्रुप ए में प्रमोट हुए हैं तब भी, माता पिता सेना में कर्नल या उससे बड़ी रैंक पर हों तो। इसमें बच्चों को कमाने की बात नहीं की गई है, यानी कि आप ओबीसी वर्ग के हैं और आपकी कितनी सैलरी है ये ऐड नहीं किया गया है। केवल माता पिता की सैलरी और उनका इनकम ऐड है, उसके आधार पर ही ये ओबीसी का ये जो 8 लाख का मसला है ये तय किया जाएगा क्रीमी लेयर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के इसी के आधार पर एक प्रश्न यहां पर दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि क्या एससी एसटी समुदाय में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्या समय के साथ आरक्षण में रिव्यू की आवश्यकता है या नहीं है? आप अपने विचार तर्क के साथ लिख करके बताइए। ठीक है, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।